बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार से बेरोजगारी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि सरकार अब 2 लाख रुपए की मदद दे रही है पूरे बिहार वासियों को। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने और रोजगार के नए अवसर देने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना लेकर के आई है। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इससे युवाओं को स्वरोजगार का मौका मिलेगा और फिर ये आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने जाति और फिर आर्थिक गणना के आधार पर पाया है कि बिहार में करीब 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। इन परिवारों को मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत सहायता दी जाएगी ताकि वे खुद का छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके। यह सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए और 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इस योजना के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति बनाई गई है, जिनकी अध्यक्षता जिलाधिकारी व करेंगे। लाभार्थियों को परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे अपने व्यवसाय को सही तरीके से चला सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल का मकसद बिहार को एक रोजगार देने वाला राज्य बनाना है, न कि रोजगार मांगने वाला। दोस्तों बिहार में इस साल 2025 में करीब 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी। नीतीश कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। जी आपको बता दूं कि बाकी जिलों की सड़कों की भी मंजूरी जल्द ही की जाएगी। इसके साथ ही बिहार के नीतीश कैबिनेट से इन सड़कों की मंजूरी ली जाएगी। फिर सभी सड़कों के निर्माण के लिए चरणवार तरीके से निविदा जारी कर दिया जाएगा। या अधिकतम 1 साल के भीतर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार लगभग 25,000 किलोमीटर ऐसी ग्रामीण सड़कें हैं जो कि मरम्मत अवधि से बाहर हो चुकी है। इन सड़कों की संख्या लगभग 13,000 है। यह निर्माण करने के लिए ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम लागू कर दिया गया है। इसी योजना के तहत पिछले दिनों डीपीआर तैयार करने के लिए एजेंसियों का चयन हुआ है। डीपीआर के अनुसार इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो। वहीं पर दूसरी ओर बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों की निगरानी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से करने वाला है। AI से ग्रामीण सड़कों पर नजर रखी जाएगी, साथ ही साथ इनकी मरम्मत और फिर जर्जरता की स्थिति की भी जानकारी ली जाएगी। दोस्तों बिहार के भागलपुर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने तलवार से केक काटा है और साथ ही साथ अश्लील गानों पर ठुमके लगाए हैं। आपको बता दो कि वैसे तो स्कूल कॉलेजों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन कई बार यहाँ से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आती है। इससे सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या हमारे बच्चे का भविष्य सही हाथों में है या नहीं। कुछ इसी तरह का मामला तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी से सामने आया है। एक प्रोफेसर ने न सिर्फ तलवार से केक काट करके अपना जन्मदिन मनाया, बल्कि अश्लील गानों पर छात्र छात्राओं के साथ ठुमके भी लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा। मामला 31 जनवरी का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर छात्र RJD ने प्रोफेसर के तलवार से केक काटने की निंदा की, साथ ही साथ विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन देकर के कार्रवाई की मांग की है। छात्र RJD की तरफ से कहा गया है कि शिक्षण संस्थान में इस तरह की परंपरा की शुरुआत चिंता का विषय है। जैसे शिक्षण संस्थानों में बच्चों को संस्कारित और फिर ज्ञान देने का काम किया जाता है। छात्र छात्राओं के बीच जन्मदिन मनाने से मानवीय मूल्यों का हनन होगा। दोस्तों बिहार में मौसम इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सुबह सुबह कोहरा रहता है, वहीं पर दिन होते ही तेज धूप निकलने लगती है। ऐसे में लोगों में कंफ्यूजन बढ़ गया है कि वे स्वेटर पहने या फिर ना पहने। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 जनवरी 2025 को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के बारे में चेतावनी दी है, जिससे बिहार के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। खास करके बिहार के 10 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहाँ घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है, जब बाकी 28 जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 15 फरवरी तक ठंड का असर रहेगा और फिर इसके बाद मौसम धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटेगी। जब 5 और 6 फरवरी को बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, जिससे हल्की ठंड की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी बीच 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जो पहले से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और फिर इससे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और फिर मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं पर 6 फरवरी के बाद ठंडी हवाएं उत्तरी बिहार में प्रवेश करेगी, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट और फिर रात में अधिकतम ठंड महसूस होगा। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ESK पटेल ने बताया है कि इस बार बिहार में पिछले साल की तुलना में
में कम ठंड पड़ी है। जब कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इस मौसम में कड़ाके की ठंड का अनुभव नहीं हुआ है। जब सितंबर और फिर जनवरी में ठंड का असर अपेक्षाकृत कम रहा है, जब बिहार में कोल्ड वेव जैसी स्थिति नहीं बनी है। फिलहाल बिहार के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं गिरा है। दोस्तों अब विदेशों से आने वाले फर्जी फोन नंबरों की पहचान करना आसान हो जाएगा। दरअसल बिहार में 2 जगहों पर गेटवे स्थापित किए गए हैं, जिसे फर्जी फोन नंबर की पहचान करके उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस सिस्टम का ट्रायल हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया है। इस व्यवस्था से लोगों को अब ठगी से बचाव में मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार बिहार में नेपाल से और फिर भूटान से आने वाले फर्जी नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। नेपाल और भूटान बिहार से सटे हुए देश हैं, इसलिए यहाँ के गेटवे से इन देशों से आने वाले फर्जी कॉल्स को पकड़ना आसान होगा। आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में विदेशों से आने वाले फर्जी फोन नंबरों से ठगी के मामले बढ़ गए हैं। यह ठग स्थानीय स्तर पर फर्जी नंबरों के जरिए लोगों से डाक विभाग, बीमा कंपनी, बैंक इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और फिर छात्रवृत्ति जैसे बातों के नाम पर ठगी करते हैं। इन ठगों से बचने के लिए अब तक दिल्ली, कोलकाता और फिर बेंगलुरु में इस तरह के गेटवे थे, लेकिन अब बिहार में भी ये गेटवे खोले गए हैं। दोस्तों अब सरकारी स्कूलों में टीचर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ये काफी अहम काम की खबर है। अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि शैक्षणिक गतिविधियां या फिर किसी जरूरत पर टीचर मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। इसको लेकर के पिछले दिनों काफी शिकायत सुनने को मिल रही थी कि इसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। हालांकि शैक्षणिक गतिविधियां या फिर किसी जरूरी बात पर टीचर मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। इसको लेकर के पिछले दिनों काफी शिकायत सुनने को मिल रही थी कि उसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। शिक्षक अपने मोबाइल को कार्यालय में जमा करेंगे या फिर बैग में साइलेंट मोड में रखेंगे। निरीक्षण के दौरान यदि शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल करते मिले तो फिर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। यदि छात्र भी शिक्षकों की शिकायत करेंगे तो फिर जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर के खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों सरकारी स्कूलों में शिक्षक द्वारा रील बनाने, पढ़ाने के दौरान बातचीत करने और व्हाट्सएप पर चैट करने की शिकायत छात्रों की तरफ से मिल रही थी। ऐसे में छात्रों का कोर्स भी समय पर पूरा नहीं हो पाता था। इस रिपोर्ट में छात्रों को गणित, हिंदी, उच्चारण सहित अन्य विषयों में भी कमजोर बताया गया था। दोस्तों बिहार में जमीन की जमाबंदी को आधार और फिर मोबाइल नंबर से लिंक करना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने पर अंचल अगर आपकी जमाबंदी अब तक आधार से लिंक नहीं हुई है तो जल्द ही इसे लिंक करा ले। राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इससे जुड़ी हुई जानकारी शेयर की है और बताया है कि जमाबंदी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया क्या है और इसके क्या फायदे होंगे। अब सवाल है कि आखिर जमाबंदी को आधार से कैसे लिंक करें। तो आपको बता दूं कि आप अपने नजदीकी राजस्व कर्मचारी या फिर अंचल कार्यालय से संपर्क करें। आधार कार्ड और जमीन से जुड़े कागजात जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर के अधिकारी आपके दस्तावेज की जांच करने के बाद आपकी जमाबंदी को आधार से लिंक कर देंगे। यह जमाबंदी और फिर आधार लिंकिंग का ऑनलाइन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है www.biharbhumi.bihar.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों 29 जनवरी को गाड़ी चेकिंग करने के दौरान पुलिस द्वारा मौलाना मोहम्मद फिरोज की बर्बरता से पिटाई का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में डीएसपी मुख्यालय की जांच रिपोर्ट के बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को और फिर 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया है। थाना अध्यक्ष प्रतीक्षु डीएसपी को पद से हटा दिया गया है। वहीं पर बेनीपट्टी थाना के एएसआई मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत सिपाही, विक्रम कुमार, चौकीदार सुरेश पासवान और फिर चौकीदार सुरदीप को मौलाना की पिटाई के मामले में निलंबित कर दिया गया है। वहीं पर थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी गौरव गुप्ता को थानाध्यक्ष पद से हटा करके पुलिस कार्यालय में हस्तांतरण कर दिया गया है। वहीं पर मौलाना की पिटाई के मामले में सोमवार दोपहर 3:30 बजे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। दोस्तों बिहार को एक और 4 लेन की सौगात मिलने वाली है। जी आपको बता दूं कि 1.5 घंटे की दूरी महज आधे घंटे में अब पूरी होगी। आपको बता दूं कि राजधानी पटना के लोगों को अगले महीने यानी कि मार्च में बड़ी सौगात मिलने वाली है। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच 44 किलोमीटर लंबी 4 लाइन सड़क लोगों के लिए मार्च से चालू हो जाएगा। इसका 95% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जहाँ अगले महीने से इस 4 लेन पर गाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाएगी। फिलहाल पटना से बख्तियारपुर तक 50 किलोमीटर 4 लेन सड़क पर बीते 10 सालों से परिचालन
अभियान जारी है। यही नहीं, बाढ़ से मोकामा के बीच की सड़कों पर भी बिना उद्घाटन के वाहनों का परिचालन बीते 1 साल से हो रहा है। जब अब मोकामा होते हुए ये सड़क सीधे राजेंद्र पुल और फिर गंगा नदी पर बन रहे सिमरिया पुल से जुड़ जाएगी। इससे उत्तर बिहार आना जाना सुगम हो जाएगा। जी हाँ, इस सड़क के तैयार हो जाने से यात्रियों का कम से कम 1 घंटे का समय बचेगा। दोस्तों, बिहार के नवादा जिला के सोमनाथ मंदिर में एक दारोगा और फिर महिला सिपाही की शादी के दौरान एक गंभीर घटना घटी है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जब दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के तुरंत बाद उनका विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दारोगा ने अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने के बाद थप्पड़ जड़ दिया। इस विवाद को वहां मौजूद लोगों ने वीडियो में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला सिपाही कटिहार जिले के कुर्सेला की निवासी है, जबकि दारोगा मुंगेर के धरहड़ा गाँव के सचिन कुमार है। दोनों ने सोमनाथ मंदिर में पवित्र अग्नि के सामने विवाह किया, लेकिन विवाह के तुरंत बाद विवाद शुरू हो गया। सिंदूर लगाने के बाद दारोगा ने महिला सिपाही को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे महिला जमीन पर गिर गई और वह रोने लगी। इस घटना ने शादी के मौके को एक हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल दिया। महिला सिपाही ने इस घटना के बाद अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। इसके बाद क्या था, एसपी ने दारोगा को तत्काल निलंबित कर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया है। जब परमार की नियुक्ति को रद्द करने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति पूरी तरीके से अवैध और मनमानी है। आपको बता दें कि बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच अब बीपीएससी अध्यक्ष मनु भाई परमार की नियुक्ति को लेकर के सवाल उठे थे। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका में कहा गया है कि परमार की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के लिए बेदाग चरित्र रखने के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करती है। दोस्तों, बिहार के जिन सरकारी विद्यालयों में सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, उन विद्यालयों में लगे सोलर पैनल की जांच होगी। शिक्षा विभाग ने यह कदम करीब 500 विद्यालयों में लगे सोलर पैनल बंद होने की सूचना पर उठाया है। यह शिक्षा विभाग के मुताबिक सरकारी विद्यालयों की छतों पर इंस्टॉल किए गए कितने सोलर पैनल काम कर रहे हैं, इसकी जाँच के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है। आपको बता दूं कि बिहार के 8,965 विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऊर्जा की खपत और फिर बचाव के लिए सोलर पैनल लगाए गए थे। यह शिक्षा विभाग के मुताबिक बिहार के सभी प्रारंभिक और फिर माध्यमिक विद्यालय में चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले चरण में सौर ऊर्जा लगाने की योजना पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी 18 दिन में दूसरी बार बिहार आएंगे। जी हां, आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के विपक्षी दल कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनावी साल में एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। राजधानी पटना में वे 5 फरवरी को दिवंगत पूर्व मंत्री जगलाल चौधरी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार के नेताओं के साथ उनकी बैठक भी हो सकती है। राहुल गांधी का 18 दिनों में ये दूसरा बिहार दौरा है। बीते 18 जनवरी को ही वे पटना आए थे और संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया था। जब उस समय उन्होंने राबड़ी आवास पहुंच करके आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री जगलाल चौधरी की जयंती पर बुधवार को कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें बिहार कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश नेताओं की ओर से राहुल गांधी के बिहार दौरे की तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों, बिहार के स्कूलों में अवैध वसूली की जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर पर अवैध वसूली की 300 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई है। 10 दिनों में विभाग की ओर से अगस्त में ही जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर 358 शिकायतें राज्य के यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों से दर्ज कराई गई। इनमें सबसे अधिक 10वीं 12वीं में प्रैक्टिकल के नाम पर राशि वसूलने का है। जब छात्रों ने शिकायत में कहा है कि स्कूल में प्रैक्टिकल में अच्छे अंक देने के लिए शिक्षक और फिर हेडमास्टर की ओर से पैसे की मांग की जा रही है। इसके अलावा स्कूल में आपार कार्ड बनाने के नाम पर भी अवैध वसूली शुरू हो गई है। यही नहीं, टोल फ्री नंबर पर स्कूल से मध्याह्न भोजन का राशन बेच करके पैसे लेने, विकास कोष की राशि का गबन करने, स्कूल में कंपोजिट ग्रंथ की राशि की निकासी होने, लेकिन 1 भी रुपये खर्च नहीं करने आदि से संबंधित शिकायतें शिक्षा विभाग के पास पहुंची है।
दोस्तों, बिहार में जारी जमीन सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने अब तक सरकारी जमीन के 31 लाख खेसरा की पहचान की है, जिसका रकबा 17 लाख एकड़ बन रहा है। ये जानकारी राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी की गई है, आंकड़े जारी की गई है। बिहार में इस तरीके का लैंड सर्वे यानी जमीन सर्वे 70 साल के बाद हो रहा है, जिसके जरिए सरकार अपनी जमीन भी खोज रही है और फिर पहचान रही है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को खोज निकालना राष्ट्र और फिर भूमि सुधार विभाग की बड़ी कामयाबी है। इस जमीन का उपयोग सरकारी योजनाओं और फिर उद्योगपतियों के निवेश प्रस्ताव पर जमीन देने के लिए हो सकता है। दोस्तों, दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर और रक्सौल एयरपोर्ट से अब हवाई सेवा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दूं कि देश के आम बजट में कभी दियासलाई, बिस्किट, सिगरेट आदि पर बात होती थी, वही दौर अब पीछे छूट गया है। अब बातें एयरपोर्ट, वंदे भारत, आईफोन, एक्सप्रेसवे पर होती है। आम बजट 2025-26 में देश के 120 शहरों को उड़ान योजना से जोड़ने की बात कही गई है। इनमें से बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सोनपुर, राजगीर और फिर बक्सर में निर्माण होगा। साथ ही साथ पूर्व से उड़ान योजना में शामिल एयरपोर्ट का विस्तार होगा। इससे उत्तर बिहार के रक्सौल और फिर मुजफ्फरपुर से हवाई सेवा की शुरुआत होने की संभावना जगी है। जहाँ दरभंगा में विमान सेवा चालू है, उत्तर बिहार के सबसे बड़े व्यावसायिक शहर मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र का हाल के वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। जब बेला के अलावा 1000 एकड़ में मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हो चुका है। यहाँ इसके बाद अब इससे सटे पारो में भी 700 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। या ऐसे में विमान सेवा शुरू होने से 7 NH से जुड़े इस शहर का विकास और फिर तेजी से होगा। बड़ी कंपनियां निवेश से पहले शहर से हवाई सेवा के लिए सेवा के विकल्प को भी ध्यान में रखती है। दोस्तों, बिहार के 4465 स्कूलों में अब IT लैब बनाई जाएगी, ICT लैब बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग की ओर से साल 2025 तक भागलपुर समेत पूरे बिहार के मिडिल और फिर हाई स्कूलों में बूथ मॉडल की ICT लैब का निर्माण किए जाने की संभावना है। इसके लिए कई एजेंसियों ने पूर्व में ही टेंडर भरा, जब मुख्यालय स्तर से टेंडर की प्रक्रिया का संचालन किया गया है। इसके तहत पहले चरण में भागलपुर के 124 समेत पूरे बिहार के करीब 4465 माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों में इसका निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रत्याशी अधिकारी शाहजहां ने निर्देश जारी कर दिया था। जिला शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार ICT लैब की टेंडर संबंधित प्रक्रिया करीब पूरी हो चुकी है। अब स्कूलों में ICT लैब निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की कवायद की जाएगी। दरअसल स्कूलों में ICT लैब निर्माण के पीछे शिक्षा विभाग का उद्देश्य स्कूली बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देना है। दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने 20 सीटों वाली मांग को फिर से दोहराया है। इसको लेकर के एनडीए में सियासी हलचल तेज होती दिख रही है। आपको बता दें कि इसी बीच एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट बंटवारे पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में 5 दल है, जिनमें से 2 बड़े दल अधिक सीटें ले लेते हैं, जहाँ अन्य को उचित हिस्सेदारी नहीं मिलती है। अगर 5 भाइयों के बीच रोटियों का बंटवारा हो रहा है और 3 रोटियां पहले ही बढ़ गई है, तो फिर हमें भी उचित हिस्सा मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 30, 35 या 40 सीटें जीतने की स्थिति में है। हालांकि उनकी प्राथमिकता कम से कम 20 सीटें जीत करके विधानसभा में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने की अटकलों पर भी जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हर नागरिक को अपनी बात रखने और फिर राजनीति में आने का अधिकार है। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो फिर इसमें गलत क्या है? वह बालिग है और बीते 18 साल से अपने पिता के साथ राजनीति को नजदीक से देख रहे हैं। उन्होंने गिल्ली डंडा नहीं खेला है, बल्कि राजनीति सीखी है। अगर वे आते हैं तो फिर हम उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा ट्राई 2 के 4 विद्यालय अध्यापक के दस्तावेज सत्यापन के दौरान गलती पाई गई है। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि 4 बीपीएससी टीचरों की नौकरी पर अब खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि सभी टीचरों को विभाग द्वारा 4 फरवरी को अंतिम सुनवाई के लिए बुलाया गया है। जिन शिक्षकों के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई है, उनमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय गायघट्टा आजमनगर की विद्यालय अध्यापक दीप शिखा तिवारी, जो की कटिहार से, ये सभी कटिहार के। वहीं पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय डेना बलगच्छा आजमनगर कटिहार की विद्यालय अध्यापक शिल्पी पटवा। वहीं पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय मरवतपुर आजमनगर कटिहार की विद्यालय अध्यापिका इंदु बाला और उत्क्रमित मध्य विद्यालय रोहिया आजमनगर के विद्यालय अध्यापक उपेंद्र कुमार यादव शामिल है। इन सभी के दस्तावेज में गलती पाई गई है। अब कहा जा सकता है कि इन टीचरों की नौकरी अब जा सकती है, हो सकता है।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा कल 5 फरवरी से फिर से शुरू होने वाली है। 5 से लेकर के 21 फरवरी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न जिलों में जाएंगे और फिर योजनाओं की समीक्षा करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और अवलोकन भी करेंगे। जब मंत्रिमंडल सचिवालय ने मुख्यमंत्री की यात्रा का विस्तृत से कार्यक्रम जारी कर दिया है। जब पटना जिले में प्रगति यात्रा के तहत समीक्षा और फिर योजनाओं का अवलोकन आदि 21 फरवरी को प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा एक नजर में 8 और फिर 9, 12 और 17 फरवरी को यात्रा नहीं होगी। 5 फरवरी को मुंगेर, 6 फरवरी को लखीसराय, शेखपुरा में और 7 फरवरी को जमुई में, 10 फरवरी को नवादा, 11 फरवरी को औरंगाबाद, 13 फरवरी को गया, 14 फरवरी को जहानाबाद और अरवल, 15 फरवरी को बक्सर, 16 फरवरी को भोजपुर, 18 फरवरी को कैमूर, 19 फरवरी को रोहतास, 20 फरवरी को नालंदा, 21 फरवरी को पटना और सासाराम में यात्रा को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रोहतास जिले में होने वाली प्रगति यात्रा कार्यक्रम की तिथि निर्धारित हो गई है। वह 19 फरवरी को जिले की प्रगति यात्रा पर सासाराम जाएंगे। दोस्तों, बिहार में अब मजदूरों के बच्चों का स्कूल में एडमिशन होगा। ईंट भट्टा और फिर सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों का नामांकन नजदीक के विद्यालय में कराए जाने का निर्देश जिला पदाधिकारी को दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि ईंट भट्टा के मालिक भी ऐसे बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि निरीक्षण में पाया गया है कि जिन बच्चों के माता पिता ईंट भट्टा, सड़क निर्माण, अन्य सरकारी या फिर गैर सरकारी बड़ी परियोजनाओं में काम करने के लिए अपना गाँव छोड़ करके कार्यस्थल पर रहते हैं, उन्हें अपने माता पिता के साथ रहने की बाध्यता की वजह से पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। लेकिन शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को आसपास के किसी स्कूल में से प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार है। लिहाजा निर्माण स्थलों पर काम करने वाले ऐसे मजदूरों की 6 से 14 साल के बच्चे की पहचान करके उनका स्कूल में एडमिशन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा ईंट भट्टा मालिक एवं अन्य नियोजकों को ये हिदायत दी जाए कि उनके यहाँ भी काम करने वाले मजदूरों के बच्चों का नामांकन स्कूल में हो। दोस्तों, सीबीएसई ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर मौजूद है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं निजी छात्रों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। सीबीएसई 10वीं एडमिट कार्ड 2025 या फिर सीबीएसई 12वीं एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट को लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करना होगा। इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 44 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 18 मार्च 2025 तक, वहीं पर सीबीएसई 12वीं परीक्षा बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेगी। वहीं पर आपको बता दूं कि सीबीएसई कक्षा 10वीं और फिर 12वीं दोनों ही परीक्षाएं सिंगल पाली में आयोजित की जाएगी। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में देश विदेश के 8000 स्कूलों के लगभग 44 लाख स्टूडेंट भाग लेंगे। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने इस साल बिहार की विभिन्न योजनाओं के लिए 10,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की है। जब बिहार में वर्तमान में प्रतिवर्ष 167 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में पिछले 10 वर्षों में 275 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है। ये बातें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय रेलवे के लिए इस साल 2,52,200 करोड़ आवंटित किया गया है। मंत्री ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में 1832 किलोमीटर नई लाइन का निर्माण किया जा चुका है। ये लगभग मलेशिया के कुल रेल नेटवर्क के बराबर है। साथ ही साथ बिहार में रेलवे की ओर से 100% विद्युतीकरण का कार्य किया जा चुका है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और मशीन लर्निंग की पढ़ाई करेंगे छात्र। आपको बता दूं कि बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और मशीन लर्निंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसे विज्ञान विषय में एक अध्याय के रूप में पढ़ाया जाएगा। यही व्यवस्था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए होगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने पहले चरण में सभी विश्वविद्यालयों और फिर अंगीभूत महाविद्यालयों में नवाचार के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर मशीन लर्निंग संबंधित पढ़ाई को लागू करने के लिए कुलपतियों से आवश्यक सुझाव देने को कहा गया है। जब बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के एक अधिकारी ने बताया है कि सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में नवाचार के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्नान से पहले हुई भगदड़ मामले में विपक्षी सरकार से मौतों का आंकड़ा पूछ रही है। जब सदन में विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है। अब इस मामले में विपक्षी सांसदों के समर्थन में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आ गए हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महाकुंभ में भगदड़ हुई है तो फिर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है तो फिर जिम्मेदारी लेनी तो बनती है। जब कुंभ में कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन कोई इसका जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अगर सदन में विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है तो फिर इसमें गलत क्या है? मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये बताएं कि कितने लोगों की जान गई है। वहीं पर 1 फरवरी को पेश केंद्रीय बजट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बजट से पहले सरकार द्वारा जितने भी बजट पेश हुए हैं और बजट में जो वादे किए गए, क्या वे पूरे हुए? 10 साल में कोई काम हुआ नहीं है, तो फिर इस बजट से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। जब बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, गुजरात और बिहार की तुलना कर लीजिए, किस राज्य को कितना मिला है। वहीं पर तेजस्वी यादव का दावा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो फिर हम माई बहन मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का कार्य करेंगे तथा बिहार की हर माता, हर बहन को स्वावलंबी, सुखी, समृद्धि संपन्न, स्वास्थ्य और फिर उनके जीवन को सुगम बनाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विभिन्न जिलों में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं पर विभागीय तैयारियों की जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सिंचाई भवन सभागार में आयोजित बैठक में विस्तृत से समीक्षा की है। यह समीक्षा बैठक में विभागीय मुख्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद तथा सभी प्रक्षेत्रों के मुख्य अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। बैठक में जल संसाधन मंत्री ने कहा कि प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं को जल्द धरातल पर उतारना राज्य सरकार की धैर्य प्राथमिकताओं में शामिल है। जो भी घोषणाएं जल संसाधन विभाग से संबंधित है, उनके कार्यान्वयन के लिए की जा रही तैयारियों की वरिष्ठ अधिकारी खुद नियमित समीक्षा करें और फिर उसे तत्परता से पूरा कराएं। वहीं पर विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि यदि किसी योजना के कार्यान्वयन में भू अर्जन को लेकर के कोई समस्या आ रही है तो फिर विभागीय अधिकारी, संबंधित जिला अंचल अधिकारी और फिर जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके उसका शीघ्र समाधान कराएं। दोस्तों, बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी के एक विधायक ने लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आवास के बदले उनसे कोई पैसे मांगने के लिए आए तो डंडे से मार करके उसका पीठ फाड़ दे। समस्तीपुर के विभूतिपुर माकपा विधायक अजय कुमार जब लोगों के बीच अपना संबोधन दे रहे थे तब उन्होंने ये बातें कही है। हालांकि विधायक अजय कुमार ने कुछ दिन पहले लोगों के बीच ये बात कही, लेकिन उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजय कुमार कहते हैं कि घर में मोटा मोटा डंडा रखिए, आवास योजना की लिस्ट बन रही है, जहां अगर कोई पैसा मांगने आए तो फिर उसको पकड़ करके उसी डंडे से उसकी पीठ फाड़ दीजिए। इस पर सीधे कार्रवाई करनी होगी। कमर से नीचे मारिएगा, हल्का फुल्का केस होगा, बेल हम लोग करा देंगे। केस करेगा तो फिर हमारा भी नाम जाएगा। अगर हमारा नाम जाएगा तो फिर हम सबका मिल करके बेल करा लेंगे, लेकिन कोई मुकदमा नहीं करेगा। जो मुकदमा करेगा तो फिर उसका हिसाब भी पूछ लेंगे। गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है या पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। हमारा रास्ता संघर्ष का रास्ता है, हमारा रास्ता लड़ाई का रास्ता है। बताया जा रहा है कि बीते गुरुवार को विधायक अजय कुमार मोहिउद्दीन नगर के एक जगह पर धरना प्रदर्शन में पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने यह भी कहा कि वे विधानसभा में लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं कि अधिकारियों द्वारा छोटे मोटे कामों के लिए घूस की मांग की जाती है। उन्होंने कहा है कि गरीब और फिर जरूरतमंद लोगों के पास पैसे नहीं होने के कारण उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना को लेकर के सियासत तेज है। विपक्ष इस मुद्दे के ऊपर यूपी सरकार को लगातार घेर रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना से मधुबनी रवाना होने के दौरान कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में घटना हुई है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर लोकसभा में इसे उठाया गया था तो फिर कौन सी गलत? इस सरकार को बताना पड़ेगा कि जिम्मेदार कौन है और किस तरह से घटना हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मधुबनी में बेनीपट्टी में लगातार लोगों के साथ पुलिस के लोग मारपीट कर रहे हैं। पहले भी कई लोगों के साथ मारपीट की गई है। जब वहां के एक डीएसपी ने एक अल्पसंख्यक के साथ मारपीट की और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं वहां जा रहा हूं, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और फिर मैं ये भी बता दूं कि जो लोग इस तरीके से करेंगे मैं उनको अच्छे तरीके से ठीक करना भी जानता हूं। मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, किसी भी व्यक्ति के साथ और किसी भी लोगों के साथ अन्याय होते हुए तेजस्वी यादव खड़ा रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से ये मानसिकता बीजेपी के लोगों ने फैलाई है, पुलिस वालों में ये निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक है। मधुबनी दरभंगा में
में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सांसद है और विधायक है, उनके बावजूद भी देखिए किस तरह से काम हो रहा है। इसलिए मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिलेंगे और मैं ये भी चाहता हूँ कि लोगों को न्याय मिले और मानवाधिकार आयोग में भी इसकी शिकायत की जाएगी। दोस्तों, केंद्रीय बजट में बिहार को कई बड़ी सौगातें मिली, तो फिर इन सौगातों के बीच सियासत की लाइनें भी पड़ी जाने लगी है। जैसे सबसे पहले दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने बजट की तारीफ की, तो फिर बिहार में महागठबंधन में मतभेद उभर करके, क्योंकि तेजस्वी यादव और फिर राजद ने खुले तौर पर बजट की आलोचना की थी। जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और फिर राजद के बीच की दूरी साफ दिख रही है। इसके बाद बारी आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उन्होंने खुद और फिर उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की बल्ले बल्ले करने पर दिल खोल करके बधाई दी है। सीएम नीतीश कुमार ने फेसबुक पर 292 शब्दों का एक बड़ा पोस्ट लिखा और पीएम मोदी को बिहार को मिली सौगातों के लिए धन्यवाद दिया। अब सीएम नीतीश कुमार के इस लंबे पोस्ट के माध्यम से पीएम मोदी को धन्यवाद देने की सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। राजनीति के जानकारों की नजर में इस पोस्ट के बड़े सियासी सबब हैं, जहां सबको गहराई से समझेंगे तो फिर इसका एक सिरा आगामी विधानसभा चुनाव से भी जुड़ता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले और फिर सीएम नीतीश कुमार दोनों ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार के विकास के मोदी नीतीश का साथ होना जरूरी है। ऐसे में राजनीति के जानकारों की नजर से बजट के लिए सीएम नीतीश कुमार का 292 शब्दों का पोस्ट बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कनेक्शन पढ़ना भी आवश्यक है। दोस्तों, राम जानकी पथ के लिए जमीन अधिग्रहण से किसान नाराज हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शुरू होकर के बिहार के कई जिलों से गुजरने वाले नेपाल सीमा के समीप भिट्टा मोड़ तक राम जानकी पथ का निर्माण हो रहा है, जिसमें सिवान जिले के अंदर मोहरोना से मलमलिया तक पड़ेगा। इस निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर के सिवान के किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि किसान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत बाजार दर से 4 गुना अधिक मुआवजा देने के बजाय उनकी जमीन को बहुत कम कीमत पर अधिग्रहण कर रही है। यह किसानों के मुताबिक जिस जमीन का मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है, उसका मुआवजा मात्र 2 लाख रुपए में मिल रहा है, जबकि 30 से 40 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। आबादी की जमीन को जो जोता हुआ दिखाई जा रहा है और फिर घर की जमीन की कीमत भी काफी कम दिखाई जा रही है। किसानों ने अधिकारियों पर धमकाने और फिर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद अब अखिल भारतीय किसान महासभा और फिर राम जानकी पथ मुआवजा संघर्ष समिति 4 से 6 फरवरी 2025 तक पदयात्रा निकालेगी। दोस्तों, किशनगंज में लगातार चोरों का आतंक जारी है। अज्ञात चोरों के द्वारा बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस चोरी की सूचना गृह स्वामी के द्वारा देते ही पुलिस जांच में जुट गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार टाउन थाना क्षेत्र के सिंघिया कुलमनी पंचायत के अंतर्गत वार्ड संख्या 15 में अज्ञात चोरों के द्वारा बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। गृह स्वामी ने बताया है कि घर में कोई भी नहीं था, जिसका फायदा चोरों के द्वारा उठाया गया और लगभग 15 से 16 लाख रुपए का सामान चोरी करके उठा ले गए हैं। वहीं पर गृह स्वामी संजीव कुमार झा और उनकी मां सुनीता देवी ने बताया है कि घर का ताला टूटा हुआ देख करके स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें सूचित किया गया और जब वह घर पहुंचा तो फिर देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ था। चोर सोने चांदी के गहनों के साथ साथ नकदी भी ले गए थे। इस घटना के बाद गृह स्वामी का रो रो करके बुरा हाल है। जब पीड़ित के द्वारा थाने में आवेदन देकर के कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। वहीं पर पूरे मामले पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौतम कुमार ने बताया है कि बंद घर का फायदा चोरों के द्वारा उठाया गया है और फिर जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।